पिछले 5 साल के अंदर जब आपने इसके ऊपर वर्कआउट किया, आप कहते हैं भ्रष्टाचार था और इतना तगड़ा भ्रष्टाचार था कि उसके ऊपर लगाम लगाना, क्योंकि अधिकारी भी बेलगाम थे और जो कार्यकर्ताओं की जो सुनवाई वो सिर्फ पैसे के पूछते सारा काम। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपका वोट बैंक जो है, आपका वोट प्रतिशत जो है वो डाउन आया, वो सीटें जो है वो कम हुई और आपको जजपा का जो है सहयोग लेकर के सरकार बनानी पड़ी। थोड़ा बहुत हमसे टिकटों के वितरण में चूक हो गई। शायद हम अति उत्साह में थे। हम अगर सारी चीज़ें हमारे अनुकूल जाती, कहीं हमसे कैलकुलेशन में गलती ना हुई होती, तो हम सहज भाव से अपने दम पर सरकार बनाने जा रहे थे। हरियाणा में कोई एक राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जजपा हो, इनेलो हो, कोई एक राजनीतिक दल ये कह करके सरवाइव नहीं कर सकता, सत्ता में नहीं आ सकता कि वो जाट का दल है या गैर जाट का दल है। क्या ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा? सीटों का बंटवारा होगा? कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी रणनीति के साथ लेकर के चलना है या अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा? कोई इस बारे में अभी प्लानिंग? जूतियों में खीर नहीं बट रही होती तो हमने देखा कि पर्याप्त संख्या में विधायक होते हुए भी कांग्रेस पार्टी जो जिता सकती थी वो एक सीट राज्यसभा की हाल ही के चुनावों में जिता नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी विशिष्टता है वो ये सोचते हैं कि सामने जो जनता बैठी है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है और अगर नहीं है तो मैं छल प्रपंच माया से झूठ बोल बोल करके उसको गुमराह कर दूंगा। न्यूज़ ओनली के तमाम दर्शकों को नमस्कार। आज की परिचर्चा जो है वो हरियाणा की राजनीति को लेकर के। हरियाणा की राजनीति, क्योंकि 2 साल का वक्त जो है, लगभग 2 साल का वक्त वो अब पेंडिंग, लेकिन 2 साल क्योंकि हरियाणा सरकार 3 साल पूरे करेगी अपने कार्यकाल के, दूसरे कार्यकाल के 25 अक्टूबर को। इसके बाद 2 साल का वक्त रहेगा, लेकिन चुनाव जो है उसमें और वक्त जो है कमी आती दिखाई दे रही है। नवंबर के अंदर उपचुनाव वो होने वाले हैं आदमपुर विधानसभा पे। बहुत गहमा गहमी का दौर, क्योंकि 2 बार भाजपा जो है वो मौका चूक चुकी है पहले उपचुनाव जीतने का। ऐसे में इस बार ये मौका किसी तरीके से ना चुके, उसके लिए तैयारियां जो है, रणनीति जो है वो अभी से शुरू कर दी गई। नवंबर के अंदर चुनाव होंगे तो जो परिणाम आएगा चुनाव का वो तय करेगा आगे की दशा और दिशा हरियाणा की राजनीति की। मेरे साथ में हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान प्रोफेसर साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं। हरियाणा की तमाम राजनीति को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे कि आज किस परिदृश्य में जो है भाजपा सरकार खड़ी दिखाई देती है। 3 साल जो है आंकलन कैसे किया जाए? देखिए, चाहे हमारा पहले 5 साल का कार्यकाल हो या गठबंधन की जो हमारी सरकार है अब, चाहे ये अब तक का जो कार्यकाल हो, आप इसको जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा की राजनीति को और हरियाणा में राजकाज की संस्कृति को हम आमूलचूल उसमें परिवर्तन लाने में सफल रहे हैं। हम निरंतर बढ़े हैं। हरियाणा आगे बढ़ा है हर प्रकार से। हरियाणा की तरक्की में आप यूँ कह सकते हैं कि 4 चांद लगे हैं और जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन आयामों पे और काम होने की गुंजाइश है, हम बहुत तेज गति से उसमें भी अपने काम को बढ़ाने में लगे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका दावा है कि बहुत तेज गति से बढ़ाने में लगे हैं। मैंने आंकलन आपसे पूछा, इसमें आपकी सफलताएं किस तरीके से काउंट आप कर सकते हैं? क्या क्या आपकी वो सफलताएं, क्योंकि अब चुनाव के वक्त में आपको वो अपना पूरा ब्यौरा जनता के बीच में देना होगा कि आपकी वो सफलताएं रहीं, वो क्या रहीं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जो खूबसूरत बात है, हमको चुनाव के समय जाकर हिसाब नहीं देना है। हम तो हर 100वें दिन अपना हिसाब देते हैं। आप हरियाणा की पत्रकारिता करते हैं, आपको अनुमान है, हर 100वें दिन मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता करके अपनी सरकार के कामकाज का आधिकारिक तौर पर ब्यौरा देते हैं। हमने इन दिनों में, इस अवधि में ये काम कर लिए, इन योजनाओं पर हम इतने आगे बढ़ गए, ये हाईवेज बन गए, इन सड़कों पर काम हो रहा है, मंडी में ये हो गया, अस्पताल में ये विस्तार हो गया। तो हम तो निरंतर हिसाब देते हुए चलने वाले लोग हैं। हम पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है सरदाना जी कि हम चुनाव के समय आएंगे और फिर हमसे लोग पूछेंगे। लेकिन निरंतर बता रहे हैं। मैं बिंदुवार अगर कहना शुरू करूं, सबसे बड़ा कलंक हरियाणा की
हरियाणा की सरकारों पर, पूर्ववर्ती सरकारों के माथे पर यह था, और जो हरियाणा के माथे पर कलंक था कि इस प्रदेश में मेरिट का कोई सम्मान नहीं था। नौकरी बिना खर्ची, बिना पर्ची के संभव ही नहीं थी। मैं अक्सर ये कहा करता हूं सरदाना जी कि हरियाणा में 2014 से पहले, मनोहर जी की सरकार बनने से पहले, नौकरी अगर किसी को सरकारी लेनी होती थी तो उसके तरीके थे कि या तो उस व्यक्ति का जन्म उस जिले में हुआ हो जहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के जिले के व्यक्ति को नौकरी मिल जाती थी, एक जिला। दूसरा अगर वो मुख्यमंत्री की जाति का है तो कमाल ही हो जाते थे, गारंटी शुदा नौकरी मिलती थी। और तीसरा भी एक था जिसके कारण नौकरी मिलना हो जाता था। मान लो कोई आदमी मुख्यमंत्री के जिले का भी नहीं, जाति का भी नहीं, तो एक फार्मूला था कि उसके पास नोटों का बड़ा सा झोला होना चाहिए, झोला भर के नोट लेके वो चला जाए किसी के पास तो भी नौकरियां मिल जाती थी। और मेरिट में नौकरियां न मिलने के कारण ये ट्रेंड था हरियाणा में कि किसी नौजवान से पूछ लेते हम कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, कि भैया क्या कर रहे हो आजकल, तो वो ये कहता था कि मैं राजस्थान सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं। किसी को ये कहते नहीं सुनते थे कि मैं एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एचपीएससी की फलानी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फलानी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि नौजवानों को लगता था कि वहां तो जे इसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी। हमने जो किया परिवर्तन हमने ये कर दिया कि हम नियुक्तियों के मामले में गजब की पारदर्शिता लेकर के आ गए, और उसका नतीजा ये हुआ, जिसको भी यूं कहता हूं मैं कई बार, कि हमने इन तीनों को जकड़ा, हरियाणी में कहना हो तो जोड़ दिए, जोड़ा लेके, और हमने उठा के इसको जोड़ में फेंक दिया। जोड़ में फेंक दिया। ये तीनों आपने पूरा जो समीकरण बता दिया कि आपकी ये वो उपलब्धि है जो आपने बदलाव जो है वो किया, एक बड़ा। लेकिन ये पिछले 5 साल के अंदर जब आपने इसके ऊपर वर्कआउट किया, आप कहते हैं भ्रष्टाचार था, और इतना तगड़ा भ्रष्टाचार था कि उसके ऊपर लगाम लगाना, क्योंकि अधिकारी भी बेलगाम थे और जो कार्यकर्ताओं की जो सुनवाई वो सिर्फ पैसे के पूछते सारा काम। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपका वोट बैंक जो है, आपका वोट प्रतिशत जो है वो डाउन आया, वो सीटें जो है वो कम हुई, और आपको जजपा का जो है शोध लेकर के सरकार बनानी पड़ी। देखिए, अगर आप 2019 के चुनाव को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। 19 में हम 14 से पीछे नहीं गए, हम आगे बढ़े। लेकिन चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, समीकरण होते हैं। उन समीकरणों में हम, और उसमें एक फैक्टर ये भी कभी कभी हम आंतरिक तौर पर भी कहते हैं, कई बार हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हमारी पार्टी के भले ही सदस्य ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत हमसे टिकटों के वितरण में चूक हो गई, शायद हम अति उत्साह में थे। हम अगर सारी चीज़ें हमारे अनुकूल जाती, कहीं हमसे कैलकुलेशन में गलती ना हुई होती, तो हम सहज भाव से अपने दम पर सरकार बनाने जा रहे थे, और 70 पार कहा था। तो मेरा व्यक्तिगत आकलन भी ये था 19 में कि खराब से खराब स्थिति में हम 60 से नीचे नहीं जाएंगे, और उसका आधार था जनता के बीच में लोगों के मनों को भी हम देखते थे, पढ़ते थे। परंतु जब वास्तव में वोटिंग होती है ना सरदाना जी, तो उस समय के समीकरणों के आधार पर चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। एक ही बात कहूँगा, फिर से दोहराऊंगा, 14 में हमें हरियाणा के जितने लोगों ने वोट दिया, 19 में उससे अधिक हरियाणवी वे हमारे पक्ष में आए। समाज के सब वर्गों की वोट हमको मिली, लेकिन केवल हमको जो वोट मिली इसके आधार पर सीटें नहीं आती। कभी कभी 1% वोट के इधर उधर होने से ढेर सारी सीटों का अंतर भी आ जाया करता है। एक और एग्जांपल छोटा सा, इसको अगर विश्लेषण करना हो, हम पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म में आए, हमारी वोट नहीं घटी, सीटें घटी, लेकिन बहुत अधिक नहीं घटी। हमसे पहले कांग्रेस सरकार राज्य में सरकार में थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं, हालांकि कांग्रेस ने चुनाव वो चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन जब वो 5 में चुनाव जीत कर आए, 68 सीटें थी संभवतः उनकी, और दूसरी टर्म जब आई तो वो घट करके 40 पर चले गए थे। हम पर लोगों ने फिर भी इतना भरोसा किया कि हम 46 से 40 पर आए। तो हमारा थोड़ा पीछे जाना वो
हरियाणवियों का हमारे प्रति समर्थन घटने का नहीं प्रतीक है, कम से कम आंकड़े यही कहते हैं। कहीं ना कहीं गैर जाट और जाट राजनीति ये भी कहीं ना कहीं इसका कहीं एक तत्व रह सकता है, मान सकते हैं कि कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण हो गया, क्योंकि इधर जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो जजपा को हुआ। नई उभरती पार्टी, नए एक जो है यंग चेहरे के ऊपर जो है लोगों ने दाव खेला, लोगों ने उसको लाइक किया, जजपा के 10 सीटें लेकर के आई और स्थापित होगी उप मुख्यमंत्री और बहुत क्रीमी जो है सभी विभाग उन्हीं के पास। नहीं, देखिए, अगर आप विभागों की बात पूछते हैं तो उस पर मुझे सीधी सी बात ये कहनी है कि अगर जनता ने हमको 42 सीट दी होती तो जजपा की आवश्यकता और कम होती, जजपा की आवश्यकता और कम होती तो उनको जो विभाग मिलता, सत्ता में हिस्सा मिलता, स्वाभाविक रूप से और कम मिलता। ये तो कुल मिलाकर के जनता ने जैसा जनादेश दे दिया, से पूरा किया गया डिमांड को, क्योंकि ये जरूरत आपकी थी, हमारी भी उनकी भी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता के जनादेश के लगभग अनुपात में सत्ता और शक्तियों का बंटवारा हुआ है, उसमें हम भी असंतुष्ट नहीं हैं और वे भी नहीं। सबसे ज्यादा फायदा जो है एक नई पार्टी, एक नए चेहरे के ऊपर जो है लोगों ने पूरा विश्वास जो है व्यक्त किया, और वो गैर जाट और जाट के बीच की चीज, क्योंकि भाजपा को जो है वो गैर जाट लोगों की पार्टी ज्यादा माना जाता है, जजपा जो है वो सीधे तौर पर कहा जाए तो जाट फेस। मैं यूं कहूंगा कि किसी एक पार्टी को कोई ये कहे कि वो एक वर्ग, एक समुदाय की पार्टी है, कोई हो भी सकती है ऐसा पार्टी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकती, परंतु हरियाणा की सियासत में जो मेरी समझ कहती है, अनेक वर्षों तक मैं पत्रकारिता में भी रहा हूं, थोड़ी बहुत समझ मुझे हरियाणा की राजनीति की अब तक जैसे विकसित हुई है, हरियाणा में कोई एक राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जजपा हो, इनेलो हो, कोई एक राजनीतिक दल ये कह करके सरवाइव नहीं कर सकता, सत्ता में नहीं आ सकता कि वो जाट का दल है या गैर जाट का दल है। और जाट, गैर जाट, अगर आप उनको दो वर्ग मानते हैं, हम उसमें विश्वास नहीं रखते, तो भी ये वर्ग अगर एग्जिस्ट करते हैं इस रूप में, वोट बैंक एग्जिस्ट करते हैं, तो भाई ये किसी एक पार्टी के गुलाम कभी भी नहीं रहे। जाट हरियाणा का वो कभी किसी एक पार्टी का बंधुआ रहा है क्या? अपनी समझ बूझ परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करते हैं। यही बात दूसरे वर्ग पर भी लागू होती है और हम इस बात में विश्वास रखते हैं, हमारे तो प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ मंत्र है, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास। लेकिन आपके जो तमाम समीकरण हैं, क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई को जिस तरीके से लाया गया है, उनको एक गैर जाट नेता के तौर पे स्थापित करना, उनका फायदा लेना, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड जो है कांग्रेस से, उनके फादर जो है चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, जो है कांग्रेस की एक मजबूत रीढ़ और उसके बाद बहुत बड़ा वोट बैंक, वो सीधा सीधा फायदा भी गैर जाट के तौर पर पार्टी को मिलने की उम्मीद। पार्टी को कुलदीप बिश्नोई जी के आने से जो लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर वो लाभ मिलेगा जो उनके पास अपने पिता की लीगेसी है, या उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अनेक वर्षों से सांसद, विधायक रहते हुए जो उपलब्धियां हासिल की, जो उन्होंने फील्ड में अपना नेटवर्क बनाया, उसमें से उसका लाभ हमको मिलेगा। ये दृष्टिकोण, ये सोच कि हमने उनको इसलिए ले लिया कि गैरजाट नेता हैं, साहब हमारे यहाँ तो चौधरी धर्मवीर सिंह, वो बहुत बड़ा जाट चेहरा हैं, वो भी हमारे यहाँ कांग्रेस से आए थे। हमारे यहाँ राव इंद्रजीत सिंह, वो गैर जाट चेहरा हैं, लेकिन अहीरवाल के बहुत बड़े नेता हैं, वो भी कांग्रेस से आए थे। तमाम वर्गों के लोग, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी विचारधारा है ना, उसको स्वीकार करके आते हैं। हम जाति के आधार पर न किसी को बुलाते हैं, न किसी को जाने के लिए कहते हैं। हम तो ये कहते हैं, हम भारत में भारत माता को अपनी सर्वोच्च आराध्य देवी मानकर, भारत माता की जय को अपनी विचारधारा का केंद्रीय बिंदु मान करके काम करते हैं। और जब भारत माता की जय को केंद्रीय बिंदु मानना हो सरदाना जी, फिर जाति छोटी रह जाती है। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद। जब गांव बचाना हो तो कुल को छोड़ना होता है। और ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे। जब जनपद की बात हो, जिले की हो, तो फिर गांव, मेरा गांव, आपका गांव मैटर नहीं करता। हम इसी बात में विश्वास करते हैं, जब देश की बात हो रही हो, भारत माता की बात कर रही हो, तो फिर आपकी जाति, मेरी जाति, कुलदीप बिश्नोई की जाति या मनोहर जी की जाति मैटर नहीं करती। जजपा पार्टी
3 साल बहुत अच्छे तरीके से ये गठबंधन निभता चला गया और हरियाणा की राजनीति में संभावित तौर पे पहली बार ऐसा हुआ कि गठबंधन की राजनीति अभी तक जो है बिना किसी झगड़े लड़ाई या किसी विवाद के जो है अब तक चलती आ रही हो, क्योंकि पीछे जो इनेलो और भाजपा का जब हुआ करता तो इस तरीके की तमाम चीजें निकल करके सामने आती थी। मौजूदा परिदृश्य क्या और ये गठबंधन कहाँ तक स्टैंड करेगा, कितना लंबा? देखिए, आपने जो पहले अपने प्रश्न में एक टिप्पणी की थी जजपा को लेकर, आपने कहा था कि एक नौजवान आया, एक बिल्कुल नई पार्टी आई, हरियाणा के एक वर्ग ने उस पर बहुत भरोसा किया। मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो हमारी जननायक जनता पार्टी है वो कोई अचानक ऑल ऑफ अ सडन आसमान में से नहीं आई थी, वो एकदम शून्य में से प्रकट नहीं हुई थी सरदाना जी। जजपा मूल रूप से चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विचारधारा या उनका राजनीतिक विचार कुल था उसकी उत्तराधिकारी बन के उभरी। उस परिवार में दो फाड़ हो गई, परिवार अलग अलग हुआ तो राजनीतिक रूप से अलग अलग हो गए, और जब राजनीतिक रूप से अलग होकर के दो लोगों ने हरियाणा की जनता के बीच जाकर कहा कि हम चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी हैं, तो उनमें से एक को स्पष्ट रूप से जनता ने उसका वर्ण कर लिया, उसका नाम है जजपा, और वो हमारी सहयोगी बनकर आई। इसको एक रूप में और देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी कि 3 वर्ष हम चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, खूब एक दूसरे के ऊपर हमले करते हुए लड़े थे, लेकिन जब परिस्थितियां जनादेश ऐसा आ गया तो हम पार्टनर हो गए, सहयोगी हो गए, गठबंधन सहयोगी हो गए। और ये बहुत अच्छी बात है और हकीकत है कि इन 3 वर्षों में अतीत में जो गठबंधन हुए हरियाणा में, हमारे भी हुए, उस तरह का घर्षण अभी तक देखने को नहीं मिला। मैं ये समझता हूँ आगे भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा और इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से जो पार्टी रही, अलग अलग नाम से चौधरी देवीलाल की पार्टी ने काम किया हरियाणा में, हम अनेक बार गठबंधन में रहे, और आम तौर पर कम से कम चौधरी देवीलाल के समय में हमारा गठबंधन स्मूथली चलता था। हमारे बड़े नेता, दिग्गज नेता डॉक्टर मंगल सेन रोहतक से थे, अनेक बार विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनका और चौधरी देवीलाल का बहुत अच्छा समन्वय और तालमेल था। मुझे ये लगता है कि बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे और ख़ास तौर पर आखिरी स्पेल था उनका, उस दौरान उनका व्यक्तिगत रवैया बहुत अच्छा भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं था। शायद उसी कारण हम अलग अलग भी हुए, दूर गए, और उस दूरी का हमको सीधा लाभ हुआ। हम अपने दम पर लड़े, हम सरकार में आए, वे बटे, घर में बटे, परिवार में बटे, और चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को उनके पौत्र दुष्यंत चौटाला लेकर थामने में, लपकने में, संभालने में कामयाब हो गए, ऐसा मैं तो मानता हूं, आप भी मानते हो। कहीं ना कहीं इनेलो को झटका देने में भी कामयाब हुए, और जो इनेलो को उस जो हाशिए पे लगा कर खड़ा करने में भी कामयाब हुए। अब मात्र एक सीट जो रह गई इनेलो की, और जो क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र का जो तकाजा है वो अब उनका साथ नहीं दे रहा, तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल वो इनेलो को पीछे ले जाने में वो एक बहुत बड़ा एक तत्व है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं ऐसी स्थिति में। जब परिवार में बिखराव आता है, ये बहुत दुखद स्थिति होती है, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता। एक बात, जजपा पार्टी का भविष्य, इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा चंद शब्दों में कि क्या ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, सीटों का बंटवारा होगा, कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी रणनीति के साथ लेकर के चलना है, या अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा, कोई इस बारे में अभी प्लानिंग? क्योंकि नड्डा साहब भी जब होकर के गए तो आपकी तमाम जो मजबूती है या कमजोरियां हैं उन सभी के ऊपर जो है पूरी विस्तार से चर्चाएं हुई। देखिए, अभी हाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हरियाणा का प्रवास हुआ था। उस प्रवास के दौरान आपने देखा होगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी के बूथ के, मंडल के या लोकसभा के स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ, विधायकों, सांसदों के साथ ही वो नहीं बैठे। उन्होंने एक सेशन अपने इस प्रवास का गठबंधन के दोनों दलों के नेताओं के साथ विमर्श के लिए भी रखा। तो कुल मिलाकर ये क्या संकेत देता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश का नेतृत्व वो गठबंधन के इस सिलसिले को झटकने के लिए, झटकने की मानसिकता के साथ काम नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि जैसा समन्वय आज है, हम उससे बेहतर समन्वय के साथ आगे चलें। रही बात
आगामी लोकसभा या विधानसभा के चुनावों की, जो कि 2024 में आएंगे, अभी नदियाँ बहुत दूर है, उसको तैर के पार जाना है कि पुलिया के ऊपर से जाना है। जब नदियाँ आएगी तब की परिस्थितियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी, और क्योंकि जजपा भी एक स्वतंत्र पार्टी है, उनको भी अपना विस्तार करने का अधिकार है। दोनों दल प्रदेश के हित में और स्वाभाविक रूप से अपना हित भी देखना होता है, इस बारे में निर्णय कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज इतनी जल्दी इस विषय पर कोई निर्णयात्मक बात की जा सकती है। हाँ, स्पेकुलेशन तमाम तरह के लोग लगा सकते हैं, और स्पेकुलेशंस आमतौर पर वो स्पेकुलेशंस ही होती हैं। एक आधा कोई तुक्का लाग जाए तो लाग जाए। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस क्योंकि अहम दल, विपक्षी दल, सीएलपी लीडर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के सीएम जो हैं, 31 विधायक यहाँ पर उनके साथ में हैं, लेकिन अंदरूनी माहौल किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सब कुछ ठीक ठाक? देखिए, कांग्रेस का कुनबा हरियाणा में 31 विधायक होने के बाद भी, 31 विधायक होना अर्थात राज्यसभा की एक सीट बिना किसी के आगे हाथ जोड़े, बिना किसी की खुशामद किए, अपने दम पर वो जीत सकते थे। लेकिन जीतते तब अगर कुनबे में एकता होता, अगर कुनबे में जूतियों में खीर नहीं बट रही होती। तो हमने देखा कि पर्याप्त संख्या में विधायक होते हुए भी कांग्रेस पार्टी जो जिता सकती थी, वो एक सीट राज्यसभा की हाल ही के चुनावों में जिता नहीं पाई। तो कांग्रेस के कुनबे की दुर्दशा का प्रमाण क्रमांक 1। प्रमाण क्रमांक 2, कांग्रेस पार्टी ने अपनी भीतर की घुसपैठ और खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो पूरी कांग्रेस पर आधिपत्य, वर्चस्व कायम रख के चलने का जो उनकी कामना, चाह, लालसा, लोभ, उसके कारण क्या क्या गवाया, मैं वो भी जोड़ना चाहता हूं। और वो कांग्रेस की दुर्दशा का चित्र खींचता है। सरदाना जी, अशोक तंवर पढ़े लिखे, डॉक्टरेट सांसद रहे हुए युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष रह चुके थे राष्ट्रीय स्तर पर, वो हरियाणा की कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में मिले। वो संयोग से अनुसूचित जाति से भी आते थे, दलित समुदाय से आते थे। आपने देखा कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी, खींचतान, लट्ठम लट्ठा, जूतम पे जार के चलते कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो गया। फिर बनी दूसरी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा। बहुत बड़ी लिगेसी है उनके पास, उनके पिता केंद्र में मंत्री रहे, वे केंद्र में मंत्री रही, अनुसूचित जाति से आती है संयोग से वो भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कंपनी, उनके आसपास के नेताओं ने, उनकी जुंडली ने कुमारी शैलजा को भी 2 कदम आगे बढ़ने नहीं दिया। 2 अध्यक्ष तो मेरे आपके देखते देखते संगठन पीसीसी गठित किए बिना, जिले, बूथ, विधानसभा स्तर के अधिकारी, पदाधिकारी नियुक्त किए बिना अधर बीच में एक पार्टी छोड़ गया, एक को पद छोड़ना पड़ा। यह कांग्रेस की दुर्दशा का दूसरा पैमाना है। तीसरा ये कि अब तीसरा अध्यक्ष बनाना था, तो एक कोई किसी को कह रहा था, कोई किसी को कह रहा था, क्योंकि एक नेता पर उनका विश्वास नहीं जम रहा था। एक नेता को बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। पता क्या किया उन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, अर्थात मैं इसको अगर यूं कहूं तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि इन्होंने अध्यक्षों का पूरा एक गिरोह खड़ा कर दिया। और वो गिरोह खड़ा होने के बाद भी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। कांग्रेस के और कई नेता वो कहीं किसी ABC पार्टी में जाने के मूड में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी कांग्रेस जिसके पास पिछले 10-12 साल से संगठन नाम का कुछ नहीं है, संगठन का स भी नहीं है, जिसके 2 प्रदेश अध्यक्ष खुड्डे लाइन हमारे आपके देखते देखते लगा दिए गए, ऐसी तो कांग्रेस। वर्चस्व की लड़ाई जो है, उसमें वर्चस्व की लड़ाई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जो हाईकमान में जिसका सिक्का चल रहा है, राहुल गांधी कैंप में जिसका सिक्का चल रहा है, वो किरण चौधरी को पीछे छोड़ देना, कैप्टन अजय यादव को छोड़ना, रणदीप सिंह जो, अरे हाँ, ये बात तो मैं जोड़ना ही भूल गया। ये सारी चीजें, एक बात तो ये बात तो सरदाना जी मैं जोड़ना ही भूल गया। एक बात तो हम बताना ही भूल गए आपको कि कुलदीप बिश्नोई वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। कौन कुलदीप बिश्नोई?
अनेक बार के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के सुपुत्र जो स्वयं सांसद रहे, विधायक रहे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप या राहुल गांधी उनकी सोचने समझने की क्षमता का हवाला देते हुए, उनकी असफलता का हवाला देते हुए कांग्रेस को छोड़ जाते हैं। उसके बाद भी चैन नहीं पड़ता कांग्रेस के वर्तमान में काबिज कुनबे को, और वो अगले निशाने पर उन्होंने ले रखा है किरण चौधरी को। और किरण चौधरी, आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिनों में, किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या उनके नए अध्यक्ष मंडल द्वारा दिए गए कार्यक्रमों से अलग अपनी अलग ढपली, अपना अलग राग लेकर के खाटों पे सभा करती हुई वो प्रदेश में घूम रही हैं। तो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस है, लेकिन बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस है जिस कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम से यात्रा निकालते हुए कांग्रेस को चंदी चंदी करके बांटते बिखेरते हुए घूम रहे हैं, उस कांग्रेस के प्रति हरियाणा के लोगों का विश्वास कैसे कोई बहाल कर लेगा 2024 तक? मुझको तो लगता नहीं। ये बंदरबाट रहेंगे, और थोड़ी बहुत जो बची हुई, अब की बार 31 आ गई थी इनकी सीटें, 24 में बिल्कुल मैं तो ये देख रहा हूं कि इनका राजनीतिक रूप से मलियामेट तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी के नेतृत्व में तो रुकती दिखती नहीं। तो विपक्ष के नाम पे तो आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैं, और विपक्ष आपके सामने है नहीं। जब मजबूत विपक्ष नहीं होता तो आप यू आर फ्री टू डू ईच एंड एवरीथिंग। आपको कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उस तरह जो आपकी हर एक जो कार्यप्रणाली है, गतिविधि है, कोई भी एक्शन है, उसके ऊपर आवाज उठाने वाले जो हैं वो बटे हुए हैं। तो आपकी जो मुद्दे की आवाज उठाने वाला स्टेट में कोई नहीं। देखिए, अगर मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कहूं जिसका प्रजातंत्र में घनघोर विश्वास है, बिल्कुल हम मानते हैं कि प्रजातंत्र से बढ़िया कोई व्यवस्था संभव नहीं है राजकाज के आज के युग में, तो हम ये भी कहते हैं कि अच्छा होता कि विपक्ष थोड़ा सा मजबूत होता, सामने वाला पहलवान कुछ ढंग का हो तो कुश्ती में मजा आता है, दंगल में, चुनावी मुकाबले में कम से कम। रही बात विपक्ष के कमजोर होने की, उसका एक सुख भी है कि आप अपनी अच्छी नीतियों, कार्यक्रमों को और तीव्र गति से, मजबूती के साथ लागू कर पाते हैं। वो हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारी काम करने की गति और बढ़ेगी। जो थोड़ा सा यूं कहिए कि हल्का सा झटका हमारे काम की गति में कोविड के कारण लगा था, जो झटका अमेरिका को भी लगा था, फ्रांस को भी लगा था, लेकिन राहुल के ननिहाल इटली को भी लगा था, उससे हम भी प्रभावित पूरे विश्व को वो झटका लगा। लेकिन तमाम तरह की आप जो चीजें बता रहे हैं, आपकी सक्सेस रेट गिना रहे हैं, आपका वोट परसेंटेज गिना रहे हैं, उसके बावजूद आप जो है दो उपचुनाव हार जाते हैं। वो रीजन क्या रहे? देखिए, उपचुनाव साधारणतया अगर एक बिल्कुल जनरल कमेंट करना हो तो ये कहते होते हैं कि भाई आमतौर पे सरकार का होता है। दोनों उपचुनाव अलग अलग तरह की स्थितियों में हुए। एक कारण तो मुझे सीधा सपाट दिखाई देता है, ईमानदारी से उसको स्वीकार करूंगा, कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसका पूरे प्रदेश में व्याप हो। एक क्षेत्र है, माने मैं यूं कह सकते हैं कि हरियाणा में चाहे पार्टी कांग्रेस हो, जो कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसके बावजूद उसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पूरे हरियाणा के नेता नहीं हैं, वो क्षत्रप हैं, एक एरिया के नेता हैं। तो एक उपचुनाव संयोग से हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने गढ़ में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ किसको माना जाता है आप जानते हैं, वो है रोहतक जिला और सोनीपत जिला। तो वो चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल घर में था, और निश्चित तौर पर हमने पूरी ताकत से टक्कर दी, और हम उनके घर में भी अच्छी स्थिति में गए, अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ा, लेकिन गढ़ नहीं तोड़ पाए। क्या उस चीज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को बड़ा नहीं किया, उनके कद को बड़ा नहीं किया, उनको कायम करने में जो है और भूमिका नहीं निभाई? और कहीं यही कारण जो है कि उनके हाईकमान में जो इनकी स्वीकारता कुछ ज्यादा है। अगर उपचुनाव थोड़े से मार्जिन से जीतकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ गया हो, आपको लगता है या उनको लगता है, तो इस खुशफहमी में रहने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। उपचुनाव एक बिल्कुल स्थानीय सी प्रक्रिया होती है। ऐसी ही स्थिति आप एलनाबाद को कह सकते हैं। साधारणतया इंडियन नेशनल लोकदल का वो परंपरागत गढ़ है, लेकिन आप देखेंगे हमने वहाँ भी पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। दमदार उपस्थिति। एलनाबाद
और जो बड़ौदा, दोनों ही उपचुनावों में हम वहां वाइप आउट नहीं हुए, हम वहां स्टैंड आउट कर रहे थे, उसके बावजूद कि हम अपने घनघोर विरोधी के एकदम दुर्ग के भीतर लड़ रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां आपको मजबूत होते दिख रहे हैं? आला कमान का आशीर्वाद है या वो ब्लैकमेल करके वो G23 का हिस्सा बन के कश्मीर में जाके भगवे रंग की पगड़ी बांध के उन्होंने डरा लिया हो दिल्ली के अपने आला कमान को? इतनी तो ताकत उनकी पहले थी अपनी पार्टी में, अब भी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धरातल पर लंबी चौड़ी ताकत हरियाणा में है नहीं। पिछले दिनों एक टेलीविजन चैनल ने सर्वे किया और करनाल जिले का जब सर्वेक्षण हुआ तो ये पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर किस नेता को आप देखते हैं। मैं बहुत लोगों का जिक्र नहीं करूंगा, ना मैं उस चैनल का जिक्र करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस चैनल के ठीक ठाक गंभीरता से जिस चैनल के सर्वेक्षणों को लिया जाता है, ऐसे चैनल का सर्वेक्षण था। उसमें जब करनाल के लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, तो करनाल जिले में 76% से ज्यादा लोग, मतदाता, वो मनोहर जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भुप्पी भाई का आंकड़ा आया 9% या शायद 8.5-9%। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने क्षेत्र में छोटे क्षत्रप उस नाते से पहले से रहे हैं और उसमें भी उनका कद घटा ही है। उनका बेटा हारा। आप देखिए, हालत ये हुई कि नौजवान बेटे को वृद्धों की सभा में भेजना पड़ा। राज्यसभा को साधारणतः कहीं ना कहीं अपर हाउस, एल्डर्स हाउस कहा जाता है। बिल्कुल, चलिए, लेकिन अब एक नई पार्टी आप जो है, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट हुआ, जिस तरीके से एक सुनामी टाइप जो है एक आया और 92 सीट आना एक बहुत बड़ी जीत थी, और उसका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हरियाणा की राजनीति पे देखने को साफ तौर पे मिला। बहुत सारे लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी, कूद करके उस पार्टी में गए। क्या भविष्य देखते हैं? क्या वो लहर यहाँ पर भी दिखाई देगी? देखिए, कुछ लोग ऐसी खाम ख्याली में रह सकते हैं, शेख जिल्ली की तरह सपने देख सकते हैं। तुगलकी अंदाज में अगर किसी को विश्लेषण करना है तो स्वतंत्रता है, प्रजातंत्र में न जाने क्या क्या कहने वाले लोग हैं। परंतु पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, हरियाणा में वो इसका पासंग, इसका 0.5% भी नहीं दिखा पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अपने अनुभव के आधार पर। पंजाब की परिस्थितियां आपको सरदाने जी याद होंगी, एकदम भिन्न थी। वहां पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, अकाली और कांग्रेस, उनसे वहां की जनता पूरी तरह से खफा थी, नाराज थी। और साथ में किसान आंदोलन आ गया, जो कि पंजाब केंद्रित आंदोलन था, मानेंगे ना आप इसको? तो ये सारी चीजें जुड़ गई। पंजाब में विकल्प नहीं था लोगों के पास, तो आम आदमी पार्टी के थाली में, उनकी टोकरी में इतने लड्डू आ गए जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनका खुद का भी अनुमान इतना नहीं था। लेकिन वहां जनता की व्यवस्था हो सकती है, वहां की परिस्थितियां हरियाणा से बिल्कुल भिन्न हैं। वहां उन्होंने जो परफॉर्म कर दिया, वो उनका छल, वो हरियाणा में चलने वाला नहीं है। उसके कारण बताता हूं। नहीं प्रोफेसर साहब, एक चीज, क्योंकि यहां सबसे बड़ा मुद्दा है फ्री की राजनीति का। आपकी बिजली फ्री है, आपका पानी फ्री है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, बहुत सारी तमाम इस तरह की चीजें जो गुजरात में, हिमाचल में जो है लगातार वो की जा रही है। दौर जब यहां पर आएगा तो वही तमाम चीजें यहां पर होंगी। क्या आप मानते हैं कि भाजपा की राजनीति में भी कुछ इस तरह का बदलाव करना जरूरी है, या किया जा सकता है कि जिससे लोगों को आकर्षित किया जा सके? क्योंकि उनका मुद्दा जो है फ्री की राजनीति पे खेल करके लोगों को अपनी तरफ लेने का है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कभी भी किसी ऐसे राजनीतिक दल को देख करके अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसके दबाव में कोई नीतियां नहीं बनाएगा जिस दल की पहचान छलिया की, ठगी की, भ्रम फैलाने की, कैमरा पर, टेलीविजन के सामने बच्चों की कसम खा करके मुकर जाने की हो। हमको उनके कारण से कोई किसी गलत मार्ग पर बिल्कुल चलने की आवश्यकता नहीं है। रही बात अरविंद केजरीवाल जिस तरह का झूठ का मायाजाल फैलाते हैं, वो दिल्ली से बाहर निकलकर उन्होंने, आपको लगता है कि केवल पंजाब में फैलाया था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में जाल फैलाया, उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित किया, सभी सीटों पर चुनाव लड़े, गोवा गए, सभी सीटों पर चुनाव लड़े, और
चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा कहा जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की जनता एकदम लालायित है उनको गले लगाने के लिए, झूठे सर्वेक्षणों का सहारा लिया। और जब परिणाम आए, जो मुफ्तखोरी की बात अगर आप कहते हैं या फ्रीबीज की बात कहते हैं, वो सारे प्रयोग, अधिकांश फॉर्मूले, वो जंतर मंतर उन्होंने सब फेंक के देखे, लेकिन केवल और केवल पंजाब की जनता ने उनको स्वीकार किया, और वो भी परिस्थिति के कारण स्वीकार किया। मैं ये मानता हूं वहां के हालात कुछ और थे। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी की 67 या 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी मित्रवर, और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहे पूर्व सेना अधिकारी चुनाव के तुरंत बाद इस्तीफा देकर के कहीं चले गए। गोवा में 14 में यही कह करके लड़े थे कि आ गए, चढ़ गए, बन गए। 16 में जब भी चुनाव हुआ होगा, 17 में, और उसके बाद फिर जो हालिया चुनाव हुआ उसमें भी वो यही कह करके गए थे कि हम आ गए, हम बदल डालेंगे सब कुछ। लेकिन गोवा ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने तमाम मायावी मंत्रों के बावजूद अरविंद केजरीवाल, जिन्हें मैं ढोंगीवाल, फर्जीवाल, यूं कह लूं छलविंद केजरीवाल, कुछ कई तरह के नाम मेरे मन में आते हैं, इन नामों से पुकारना पसंद करता हूं और बिल्कुल सटीक है, कारण है मेरे पास इसके, उनको स्वीकार नहीं किया ना प्रभु। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी लेकिन तमाम तरह के समीकरण, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर जो है भले ही अब 25 अक्टूबर को तीसरा साल पूरा होगा, 2 साल का वक्त बाकी रहेगा, लेकिन इससे पहले जो है हरियाणा की राजनीति का पारा चढ़ेगा नवंबर के अंदर। उपचुनाव जो है वो आने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा एक ऐसा उपचुनाव, क्योंकि चुनाव से जस्ट पहले है, तो ये दिशा दशा तय करने वाला है। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो सबसे पहली ताल ठोकी है केजरीवाल ने। आदमपुर में आकर के 2 दिन प्रवास करके मुख्यमंत्री पंजाब को साथ में ला करके एक तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करके गए। वो निश्चित रूप से आज वो उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो आने वाले टाइम में 90 सीटों पे भी लड़ेंगे। तो क्या मान सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी त्रिशंकु? अरविंद केजरीवाल ने जब नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे लोकसभा का, सबसे पहले वहां जाके ताल ठोकी थी, और वहां से वो अपनी चाल खराब करा के दिल्ली लौट आए थे। अरविंद केजरीवाल सब जगह ताल ठोकते हैं भाई साहब, सब जगह भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। एक आध जगह तुक्का उनका लग गया तो लग गया, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अगर आदमपुर में उन्होंने आकर के अपनी एक रैली की और उसको आप ये कहते हैं कि उन्होंने कील ठोक दी, पंजा जमा दिया, तो मैं आपको आने वाले दिनों के परिदृश्य के बारे में बता देता हूं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल आदमपुर का उपचुनाव लड़ने जाएंगे, वैसे तो जुबान इस बार ही उनकी तुतला रही थी, उनके पास जवाब नहीं था, उस दिन हम हरियाणा के लोग, आदमपुर के लोग भी, और वहां हरियाणा के खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के लोग आकर के पूछेंगे, मिस्टर केजरीवाल, क्या आप हमें सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से रावी ब्यास के पानी में हमारा जो हक है वो दिलवाएंगे? अदालतों के, सर्वोच्च अदालत के 4 निर्णय आने के बावजूद पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एसवाईएल के कागजों पर एसवाईएल के निर्माण के रास्ते में बाधा बन के खड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर में और हिसार में उन भगवंत मान को लाकर के हरियाणा के लोगों की छाती पर बिठा दिया और वहां पर बैठ करके ये कहा कि हरियाणा और पंजाब एक जैसे हैं। भाई कैसे एक जैसे हैं? एक प्रदेश जो 1966 से मेरे हिस्से का पानी हजम कर रहा है, और एक मैं जिसे 66 से अब तक मेरे हक का पानी नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका है, इनको मिलना चाहिए। आप बताइए दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों भाई हैं, दोनों 66 से पहले एक थे, यहां तक तो सच है, लेकिन एक पानी को लूटने वाला और एक जिसके हक लुटे गए हों, उन दोनों को जो केजरीवाल मंच पर खड़ा होकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर एक कहता है, उस केजरीवाल को हरियाणा की जनता, आदमपुर की जनता, मैं दावे के साथ कहता हूं, नोट कर लीजिए 2000 वोट से आगे
अगर उनका आंकड़ा बढ़ जाए। स्पष्ट रूप से कहना कि दोहरे मापदंड है, पराली के मुद्दे पर भी, एसवाईएल के मुद्दे पर भी, दोनों जगह जो है अलग बयानबाजी है। वो दिल्ली में अलग बयानबाजी है, पंजाब में अलग है, और यहां पर आकर क्योंकि जो पानी यहीं से जाना है, जब धुआं जो है पराली का आता है तो वो उसके लिए पंजाब हरियाणा को जो है जब जिम्मेदार ठहराया जाता था, अब उसमें से पंजाब को अलग कर दिया जाएगा, हरियाणा जिम्मेदार रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोहरी मापदंड की राजनीति। झूठे बहुत हैं। अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी विशिष्टता है वो ये सोचते हैं कि सामने जो जनता बैठी है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, और अगर नहीं है तो मैं छल प्रपंच माया से झूठ बोल बोल करके उसको गुमराह कर दूंगा। और मैं बहुत कड़वा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इसको किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो है। निर्लज्जता के साथ झूठ बोलने में पीएचडी हो गई है। जैसे हमारे चौधरी भजनलाल जो आदमपुर से जीतते रहे, चौधरी भजनलाल के बारे में कहते थे कि उन्होंने राजनीति में पीएचडी की हुई है बिना यूनिवर्सिटी गए हुए। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने हाल ही के वर्षों में अपनी राजनीति से यह साबित किया है कि झूठ और छल में वो बहुत पढ़ाई की है, उन्होंने बहुत साधना की है और वो डॉक्टरेट हो चुके हैं। लेकिन उनका झूठ इतना छिपा हुआ भी नहीं होता कि साधारण लोग, हरियाणा के लोग उसको पकड़ लिए गए हैं, पकड़े जा चुके हैं। उनको तो हरियाणा में आएंगे तो कायदे से ठोका जाएगा। मौका आने दो, आपको परिणाम आपको मौके की है। लेकिन एक दूसरा पहलू जो आपने तमाम तरह की उपलब्धियों का बखान किया बीजेपी पार्टी का, लेकिन मेरा एक सीधा सीधा सवाल कि रोजगार के मुद्दे के ऊपर अब कहां और किस तरीके फेल हैं। एक मुद्दा ऐसा जो हर पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा, आपको वहीं भी कटघरे में खींचा जाता है। देखिए, विपक्ष को अधिकार है हमको कटघरे की तरफ घसीटे, खींचे, बस चले तो कटघरे में ले जाके खड़ा कर ले। लेकिन हमारे विपक्षी इतने कमजोर हैं, इतने नासमझ हैं, या उनकी दुकान में राजनीति करने का सामान इतना ज़्यादा घट गया है, कम हो गया है कि वो फर्जी दस्तावेजों, फर्जी आंकड़ों के आधार पर हमारे साथ खेला करना चाहते हैं। देखिए साहब, पुराने जमाने थे, मैं आपको हरियाणा की राजनीति के इंटरेस्टिंग किस्से के साथ कहूँगा। एक युग था, यहाँ से एक सज्जन सांसद बने और उन्होंने सांसद बनने के लिए जब वो चुनाव में गए तो उन्होंने एक नारा दिया कि देखो जी, भाखड़ा नंगल डैम से पानी आता है सिरसा के और हिसार के या हरियाणा के जिन हिस्सों में, उस पानी में से पंजाब बिजली निकाल लेता है और आपको तो फोखा पानी मिलता है, थोथा पानी मिलता है, इसमें ताकत तो होती नहीं। वो जमाना चला गया जब लोगों को आप इस तरह के उदाहरण दे के, अवैज्ञानिक तथ्यों से परे, और फिर भी जीत जाते थे, सांसद बनते थे। अब हरियाणा के लोग, हरियाणा के नागरिक, उन सबके पास सारी तरह की जानकारियां हैं। एक आंकड़ा उठाते हैं, एक ऐसी एजेंसी का, CMIE उसका नाम है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने साफ साफ ला करके आप सबके सामने वो आंकड़े रखे हैं। CMI का आंकड़ा लेते हैं कि हरियाणा में इतना % बेरोजगारी है जी, और हाहाकार मच गया जी। बेरोजगारी का वो आंकड़ा फर्जीवाल साहब की बातों की तरह फर्जी है, छलिया कांग्रेस के जो छलिया आंकड़े होते हैं उसी तरह का है। वो CMI है ना सरदाना साहब, उसके संचालक, उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वो कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस के लगातार गुण गाने वाली उनकी अपनी एजेंसी, भला वो कभी हमें प्रमाण पत्र देंगे क्या हमारे अच्छे काम का? कांग्रेस के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके द्वारा पाली गई एजेंसियां कभी किसी एक हमारी योजना के प्रशंसा में आपको खड़े दिखाई दे जाएं तो मैं इस आंकड़े को भी सही मान लूंगा। हरियाणा में भी रोजगार की बढ़ने की गुंजाइश है, और अधिक लोगों को रोजगार मिले इसकी दरकार है। लेकिन एक आंकड़ा आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5-10 साल हरियाणा में राज करके गए, कांग्रेस की पिछली सरकार। उससे पहले 6 साल ओम प्रकाश चौटाला जी थे। ओम प्रकाश चौटाला जी के 6 साल में 5,500-6 हजार सरकारी नौकरियां मिली। आंकड़ा एग्जैक्ट मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन किसी कीमत पर 6 हजार नहीं, 6 हजार से नीचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में 68,000 के लगभग नौकरियां सरकारी क्षेत्र में उन्होंने दी, 2 टर्म पूरी करने के बावजूद। मनोहर जी, जिनके बारे में ये कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार नहीं मिला,
उनके कार्यकाल में हम 1 लाख से अधिक का आंकड़ा अब तक पार कर चुके हैं। जितना समय शेष है उसमें और अधिक नौकरियां देंगे। हमने उद्योग में विस्तार किया है, प्राइवेट क्षेत्र में बहुत सारी जो उद्योग धंधे आए हैं उनमें भी नौकरियां आ रही हैं। और बहुत बड़ा आंकड़ा आपको बताऊं, स्वरोजगार का है। मुद्रा लोन के अगर आंकड़ा हरियाणा का आप ले लोगे, लाखों की संख्या में हरियाणा के लोगों ने छोटे मोटे उद्यम सरकार से लोन लेकर के शुरू किए हैं। साहब, ये भी तो रोजगार है। मेरा अंतिम आपसे सवाल कि अब जो है 25 अक्टूबर को 3 साल पूरे करने के बाद हरियाणा की राजनीति किस तरीके से उबालती दिखाई देगी? आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर वो शुरू होगा। माना जा सकता है कि चुनावी दौर जो है वो अभी से शुरुआत होने जा रही है। आपने सच कहा। जैसे जैसे चुनाव आएगा, राजनीति का पारा उसके थर्मामीटर को के अंदर ऊपर उठेगा और कभी कभी आपको यूं भी लगेगा कि तो थर्मामीटर को तोड़ के मानेगा। राजनीति के पारे को आप किसी थर्मामीटर के कांच में समेट के नहीं रख सकते। खूब उछलता है और लोग भी इसका आनंद लेते हैं। राजनीतिक दलों के लिए भी ये पर्व की तरह होता है। हम तो भाजपा में ये कहते हैं कि चुनाव जो है ना वो उत्सव है लोकतंत्र का। तो जैसे जैसे हमारी सरकार 9वें वर्ष में प्रवेश करेगी और फिर उसके बाद बचेगा, लोकसभा चुनाव को 1.5 साल बच जाएगा, विधानसभा चुनाव को 2 साल बचेंगे। स्वाभाविक रूप से हम सब चुनावी मोड में और तीव्रता के साथ आ जाएंगे। क्योंकि भाजपा का जहां तक सवाल है ना, वी आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ने के बाद विश्राम मोड में नहीं जाती। हमारी फौजें बंकरों में नहीं लौटती। हम डटे रहते हैं। संगठनात्मक काम ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में की पूरी तैयारी है। गजब परिणाम लेकर आएंगे। 100% हैट्रिक लगेगा। हमने चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में पिछले 2-3 वर्षों के दौरान अपने संगठन में नई जान फूंकी है। आपको बताऊं, किसी पार्टी की स्थिति नहीं है ये जहां पन्ना प्रमुख, पन्ना समितियां और अर्ध पन्ना प्रमुख तक बनाने का काम किसी संगठन ने कर लिया हो। कहां कोई हमारे इस संगठनात्मक साधना का मुकाबला करेगा। हर हरियाणवी की पीड़ा मेरी पीड़ा है, यह कहने वाले और करने वाले मनोहर जी के नेतृत्व में आने वाले 2 साल में हम हरियाणा के जनजीवन को और बेहतर बनाएंगे। जहां कहीं समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे और सारे मिलकर के भी विपक्षी एक हो जाएं तो भी वे हमारे सामने पासंग भी नहीं होंगे। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ कह रहा हूं। तमाम विपक्षी दल भी एक हो जाएं तब भी भाजपा का मुकाबला करना, पार पाना कठिन, बहुत मुश्किल, या इसको हरा पाना जो है वो बहुत मुश्किल रहेगा। तब इतना आत्मविश्वास जो है वो वीरेंद्र सिंह चौहान प्रोफेसर साहब में जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हरियाणा की राजनीति से तमाम जो है पहलू, जितने मुद्दों पे बात की जा सकती थी, हर एक पार्टी के, हर एक राजनीतिक दल के अंदर की कहानी को छूने का प्रयास किया गया। उसके अंदर की जो है रणनीति जो अब चुनावों को लेकर के जो तैयार हो रही है उसको छूने का प्रयास किया गया। और आने वाले कुछ दिनों में हम जो है लगातार नजर रखते रहेंगे। आज की परिचर्चा को देंगे विराम और कल फिर एक नए किसी बड़े नेता के साथ, बड़े चेहरे के साथ फिर होंगे रूबरू। धन्यवाद।